last time we had studied the causes of acquired cataract. We had studied some typical types of cataract, okay? And we had studied the etiopathogenesis of senile cataract. Senile cataract is of two types, cortical and nuclear. Cortical cataract can be cuneiform or cupuliform. This side is cuneiform and this is cupuliform. Symptoms of cortical cataract are extremely important. ये आपसे पूछा जाएगा और सब चीज का हर का why पूछा जाएगा. अगर पॉलियोपिया डिप्लोपिया हो रहा है why, ठीक है. Colored halos why, and I told all the whys last time. Then now today we come to stages and signs of cortical cataract. Stages and signs of cortical cataract. कॉर्टिकल कैटरैक्ट के स्टेजेस होते हैं और न्यूक्लियर कैटरैक्ट की ग्रेडिंग होती है, ठीक है. न्यूक्लियर कैटरैक्ट की ग्रेडिंग क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. कॉर्टिकल कैटरैक्ट की स्टेजिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पूछते हैं. ग्लोकोमा जब मैं पढ़ाऊंगी तो इसके स्टेजेस के हिसाब से लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा होता है, ठीक है. तो इसके स्टेजेस आपको जानना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट इज द स्टेज ऑफ लैमेलर सेपरेशन. Next time be on time. Go and sit down. Everyone sit down. Stage of lamellar separation means demarcation of cortical fibers due to separation by fluid. I told you lens transparent इसलिए होता है क्योंकि जो capsule है that is semi permeable, लेकिन old age में there is ingress of fluid. So ये fluid से जो इसके जो fibers हैं lens के they start separating at, it is called stage of lamellar separation. I should have numbered it 1, 2, 3, 4. So anyway, you can number it in your copy. Stage of lamellar separation. Second is incipient stage. Incipient stage जो मैंने फोटो दिखाई थी जिसमें कि साइड से wedge shaped opacities आने लगती है. Cortical cataract है, so incipient stage. Wedge shaped opacities at the periphery of the lens. Third stage is immature stage. Now remember ये जो lamellar separation incipient है, एक तरह से तो ये भी आप कह सकते हैं कि immature cataract है, ठीक है. But immature stage हम लोग इसीलिए अब कहते हैं क्योंकि अब हमें एक iris shadow दिखने लगती है. लेंस का कलर ग्रेइश वाइट हो जाता है. आप लोगों से एग्जाम में मोस्ट इफ आई एम आस्क्ड कि मैम एक कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम चांस है कि हमसे एग्जाम वाइवा में पूछा जाए, तो आई वुड से इट इज टेल मी द डिफरेंसेस बिटवीन इमैच्योर एंड मैच्योर कैटरैक्ट. एंड देयर इज अ होल टेबल में 7-8 डिफरेंसेस हैं. आप लोग पता नहीं क्यों 2-3 ही बताते हैं. उसमें एक और बहुत फनी सी चीज है. एक्चुअली जब जैसे नॉर्मल विजन इज 6/6, ठीक है, और जैसे जैसे विजन कम होता है तो हम 6/9, 6/12, ये कम है विजन, बिकॉज 9 वाला लेटर थोड़ा बड़ा होगा, 12 वाला और बड़ा होगा है, टिल 6/60 ऑन द Snellen's chart. So someday in clinics, maybe if you come again, I will teach you how to take visual acuity and all that, if I have not already. So आपकी किताब में लिखा रहता है कि विजुअल एक्विटी इज फ्रॉम 6-9 टू फिंगर काउंटिंग, ठीक है. उनका मतलब है कि जिसमें इमेच्योर कैटरैक्ट बन रहा है उसकी विजुअल एक्विटी अब 6-6 नहीं रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी. अब डिपेंडिंग ऑन कि उसका कितना कैटरैक्ट है उसकी विजुअल एक्विटी 6-9 हो सकती है. 6-9 से लेके फिंगर काउंट क्लोज टू फेस तक कुछ भी हो सकती है ना. 6-12, 6-60 ये इतनी हो सकती है. अगर पेशेंट फिंगर काउंट नहीं कर पा रहा है क्लोज टू फेस, ठीक है, अगर उसका हैंड मूवमेंट हो गया है विजन विच इज अ लोअर ग्रेड ऑफ विजन टू फिंगर काउंटिंग, ठीक है. फिंगर काउंटिंग इज अ हायर ग्रेड, मतलब विजुअल पोटेंशियल बेटर है, पोटेंशियल नहीं, विजुअल एक्विटी बेटर है. और अगर हैंड मूवमेंट है तो और कम हो गया. और उससे लास्ट एंड लीस्ट लोअर ग्रेड है PLPR. PL स्टैंड्स फॉर परसेप्शन ऑफ लाइट एंड PR स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्शन ऑफ रेज. परसेप्शन ऑफ लाइट मतलब आपने सामने से लाइट जलाई और उसको लाइट दिख रही है कि नहीं, ठीक है. सो PL. सो रिमेंबर, आप लोग को एग्जाम में अगर केस मिलेगा तो हम ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को बहुत इमेच्योर कैटरैक्ट हो लेकिन वो ऑप्टिक एट्रोफी हो तो उसका विजन PLPR है ना, ऐसा भी हो सकता है. हम आपको ऐसा केस कभी नहीं देंगे. हम आपको अगर केस देंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैटरैक्ट होगा. तो आप उस
कई बार तुम लोग क्या करते हो एग्जाम में, पेशेंट ओल्ड है तो ओल्ड पीपल में क्या होता है ना, प्यूपल बहुत छोटा हो जाता है, इट्स अ म्यूज्ड प्यूपल। तो आप लोग आयरिश शैडो अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लेंस कलर अप्रिशिएट नहीं कर पाते, डरते हैं, फिर रोने भाग रहे इधर, मैच्योर मैम पता नहीं चल रहा क्या लिखने क्या। सो डोंट डू दैट। लास्ट बैच में दो पीपल वर वेरी फनी। अनुकृति posted the whole case history. My God, it was too funny on a group, and she posted it in all the groups because she's kind-hearted like that. Unfortunately, a group में मैं भी थी, and she forgot about that. So then I went and I really blasted everyone, and I made them rewrite the history because all the history is the same. जो गलत line थी वो exactly गलत वैसी, तो अनुकृति started the wrong line and the whole batch wrote that. Don't do that, है ना? Write your own history. It looks so much nicer. And frankly, clinical acumen जो है ना, clinical acumen कुछ बच्चों में अच्छा. Don't think that the class topper will have the best clinical acumen. It is never like that. कितना theoretically कोई अच्छा हो सकता है, dissection हो सकता है कोई और अच्छा करता हो, ठीक है? So clinical acumen, किसको आयरिश शैडो दिख रही है नहीं दिख रही है, that is something, it has nothing to do with who the class topper is. So please write your own history always, ठीक है? It creates a better impression. Unless you're very challenged for English, and you know, even then write your own history. So anyway, so अगर आप लोग को एग्जाम में मिलता है तो आप पेशेंट का विजुअल एक्विटी ले लिया करिए। अगर पेशेंट फिंगर काउंट कर पा रहा है, आप आराम से, आपको आयरिश शैडो दिख रही है नहीं दिख रही है कोई बात नहीं, आप इमेच्योर कैटरैक्ट लिख दीजिए। अगर पेशेंट फिंगर काउंट नहीं कर पा रहा है, हैंड मूवमेंट बता रहा है या पीएलपीआर बता रहा है, तो आप मैच्योर कैटरैक्ट रखिए। और बहुत सारे डिफरेंसेस, आई विल गेट टू देम व्हेन वी रीच दैट। सो एनीवे, इमेच्योर स्टेजेस में कलर इज ग्रेइश वाइट। सो हाँ, तो बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है 692 फिंगर काउंट विजुअल एक्विटी, और मैच्योर कैटरैक्ट वाली साइड में लिखा रहता है ही इज गॉन, ही कांट स्टैंड, आई एम स्टैंडिंग एंड टीचिंग बीइंग 52 years old, he can't stand and listen to my lecture. How weird is that? Anyway, और मैच्योर कैटरैक्ट में लिखा रहता है हैंड मूवमेंट या पीएलपीआर, ठीक है? तो आप लोग अपने केस में लिखते हैं पेशेंट का विजन कितना है, एग्जामिनर पूछेगा, आप बोलते हैं 692 फिंगर काउंट। ऐसा नहीं हो सकता है ना, पेशेंट का विजन तो कोई एक ही होगा ना, 69 भी है और फिंगर काउंट भी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, जिसका 69 है वो फिंगर काउंट कर लेगा, बट अगर वो 69 है तो आप 69 लिखेंगे, तब आप फिंगर काउंट क्यों लिखेंगे? जैसे कि किसी की हाइट 4 feet 9 inches है और किसी की 5 feet 2 inches है, तो 5 feet 2 inches में 4 feet 9 inches भी है, पर आप उसकी हाइट 4 feet 9 inches से लेके 5 feet 2 inches तक नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे उसकी हाइट 5 feet 2 inches है, मतलब विच इज द हाईएस्ट, ठीक है? वैसे ही आप अपनी विजुअल एक्विटी पेशेंट की एक ही बताइएगा, 6'9" से लेके फिंगर काउंट प्लीज कभी मत लिखना एग्जाम में। जो विजुअल एक्विटी आपने ली है बस वही बताइएगा और विजुअल एक्विटी ले लीजिएगा, ठीक है? वहां पे स्नेलन चार्ट रहेगा, ले लीजिएगा, या किसी सीनियर हमारे पीजीज रहते हैं उनसे पूछ लीजिएगा, उनके फाइल में लिखी रहती है, लिख लीजिएगा प्रॉपर विजुअल एक्विटी। सो इमेच्योर स्टेज में रिमेंबर, लेंस ग्रेइश वाइट होगा, विजुअल एक्विटी रेंजेस फ्रॉम 6'9" टू फिंगर काउंट, एंड आयरिश शैडो इज प्रेजेंट। आयरिश शैडो आई विल बी टेलिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एक इंट्यूमेसेंट स्टेज आता है, इंट्यूमेसेंट नाम से ही लग रहा है स्वोलन, ठीक है? क्या हो जाता है कि इमेच्योर कैटरैक्ट में लेंस जो बहुत फ्लूइड आ रहा है उससे हाइड्रेट होके ना एकदम ही ऐसे करके स्वोलन सा हो जाता है। हम लोग का जो आंख का लेंस है उसके जस्ट ऊपर ऐसे आयरिस रेस्ट करती है, ठीक है? तो अगर लेंस स्वोलन है तो आयरिस भी ऐसे विल बी पुश्ड फॉरवर्ड, और आयरिस के आगे ऐसे कॉर्निया रहता है, ठीक है? ऐसे कॉर्निया रहता है। सो आयरिस और कॉर्निया का जो एंगल है, जैसे अगर ये कॉर्निया है और ये आयरिस है, आयरिस और कॉर्निया का जो एंगल है वहां पे ट्रैबिक्युलर मेशवर्क होता है, जहां से कि एक्वस कॉन्स्टेंटली बन रहा है और ट्रैबिक्युलर मेशवर्क से बाहर जा रहा है। सो दिस इज द आयरिस एंड दिस इज द कॉर्निया, समथिंग लाइक दिस, ओके? सो आयरिस एंड कॉर्निया के बीच में ये ट्रैबिक्युलर मेशवर्क है। When the iris is pushed forward, तो this angle becomes very narrow. अगर इतनी थी तो इतनी सी हो जाती है, and basically वो trabecular meshwork ब्लॉक हो जाता है आयरिस से, तो पेशेंट का प्रेशर बढ़ सकता है, which is what I am trying to tell here. This all I will tell in detail in glaucoma, but अभी आप लोग एक ध्यान रखिए, क्योंकि तब मैं ग्लोकोमा पढ़ाऊंगी तो आप लोग को याद आ जाएगा कि मैम ने यहाँ बताया था।
इंट्यूमेसेंट स्टेज में बिकॉज द लेंस इज swollen and because the iris rests on the lens, if the lens is swollen the iris is also pushed forwards and because of that anterior chamber becomes shallow, angle narrow हो जाती है और secondary angle closure glaucoma हो सकता है. Now here is a slit lamp image of iris shadow and here is a diagram of iris shadow. Sit down. Here is a diagram of iris shadow. So iris shadow सिर्फ immature cataract में बनती है. आप लोग जब क्लिनिक्स में आएंगे पीजीज को सुबह आते ही बोलिएगा मैम सर बॉस जो भी बोलते हैं आप लोग, हमें आज किसी न किसी केस में आयरिश शैडो दिखा दीजिए. ठीक है, कोई ना कोई कैटरैक्ट आएगा ही, वो किसी भी कारण से आ रहा है, कैटरैक्ट मिलेगा ही, आयरिश शैडो आप लोग देख सकते हैं. एक बार देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं. आयरिश शैडो क्यों बनती है? लुक एट दिस डायग्राम. ओके, नाउ हियर यू सी in the top diagram you can see that the yellow part they are depicting, they are trying to show is cataractous or opaque, and the lighter yellow part is the part that is not opaque as yet. मतलब कि कुछ part cataractous हो गया है but काफी clear lens भी है. तो जो rays of light हैं वो clear lens के through जा करके और ओपेक पार्ट पे जाके रुक जाती हैं. सो आयरिश शैडो दिखती कब है? अगर हम यहाँ से प्यूपल में, प्यूपल है राउंड, अगर हम यहाँ से प्यूपल पे लाइट जलाएंगे, सामने से नहीं, ठीक है, साइड से जलाएंगे, तो वो आयरिस से टकराते हुए जाके लेंस पे जाएगी. तो क्लियर पार्ट को तो क्रॉस कर जाती है ओपेक पार्ट पे. जैसे कि अगर आप कुछ इमेजिन करें समथिंग टू द इफेक्ट, जैसे हम लोग मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो मिरर इज एक्चुअली अ पीस ऑफ ग्लास which is transparent, which is silvered behind, which is actually opaque, है ना. तो हमारी उसमें इमेज बन जाती है something like that. ठीक है, तो यहाँ से लाइट आपकी पड़ी, उस it traveled through the transparent part and it fell on the opaque part. तो उस आयरिस की शैडो दिखती है. दिखती कैसी है? सेमी ल्यूनर, एक डार्क सेमी ल्यूनर शैडो आपको प्यूपल के अंदर दिखेगी. तो लेंस तो ग्रेइश व्हाइट दिखेगा लेकिन आपको एक ब्लैक कलर की शैडो, हमेशा शैडो ब्लैक ही होती है, ठीक है, ब्लैक शैडो दिखेगी. अब एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं, इधर से शैडो डालेंगे तो आयरिश शैडो, इधर लाइट डालेंगे तो आयरिश शैडो इधर बनेगी कि इधर बनेगी. आई एम नॉट किडिंग यू, 90% ऑफ द चिल्ड्रन से इधर बनेगी. एज इफ हमने जिंदगी में ना कभी दिखाई है आयरिश शैडो, ना हमने कभी पढ़ाया है. हम लोग की नाक वहीं कट जाती है. ठीक है, तो आप लोग प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जिधर से लाइट डालते हैं उसी साइड बनती है. हम जहां खड़े हैं हमारे पैर से ही शैडो निकलेगी. हमारी शैडो उधर से इधर नहीं आ सकती है, हमसे जुड़ी रहेगी शैडो. ठीक है, तो आप इधर से लाइट डाल रहे हैं तो शैडो इसी साइड रहेगी. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट. आप नहीं, अच्छा क्या आप बस इधर ही से लाइट डाल के इधर ही देख सकते हैं? नहीं, आप यहाँ से लाइट डालिएगा तो आपको ऐसे दिखेगी, ऊपर से लाइट डालिएगा तो ऐसे दिखेगी, इधर से इधर. अब आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट करने को बोला जाता है, आयरिश शैडो डेमोन्स्ट्रेट करो, लाइट यहाँ से डाल रहे हैं, मैम दिख नहीं रही. अरे भाई दिख रहा है कि पूरा लेंस जो टॉर्च का गोल है वो यहाँ पड़ रहा है. आंख पे डालिए, ठीक है, लाइट देखिए तो कि आंख पे पड़ रही है आयरिस से होते हुए. ठीक है, तो साइड से डालनी है और बहुत आसानी से दिखती है. नथिंग. हैज एनीवन सीन द आयरिश शैडो इन योर क्लिनिकल? अच्छा, तुम लोग तो कहते हो हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं हुई, विच आई फेल टू बिलीव. तुम लोग की क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं हुई है? ऐसा कैसे हो सकता है? आई डोंट, वेयर वाज आई लास्ट? पूरे एक साल तुम लोग क्या पोस्टिंग कर रहे थे? है ऐसा नहीं हो सकता. तुम लोग आते नहीं होगे अपनी मर्जी से, जैसे अब वो कह रही है मैं छुट्टी पे थी, तो ऐसे थोड़ी होता है. क्योंकि उस बैचेस तो आ ही रहे थे. कौन से बैच को हम लोग पढ़ा रहे थे? तुम्हारे सीनियर बैच आता था तो तुम लोग कहाँ थे? ऐसा कैसे हो सकता है? खैर एनीवे, चलो. अच्छा, तो हम लोग कौन कौन से, अब तो आई कांट गो बैक अनफॉर्चुनेटली, बट एनीवे हम लोग इमैच्योर स्टेज तक पहुंचे. तो स्टेजेस थे, स्टेज ऑफ लैमेलर सेपरेशन, इंसिपिएंट स्टेज, इमैच्योर स्टेज. इसके बाद आता है मैच्योर स्टेज. मैच्योर स्टेज मतलब द होल लेंस बिकम्स ओपेक, विजन इज रिड्यूस्ड टू हैंड मूवमेंट या PLPR. ठीक है, अगर हैंड मूवमेंट या PLPR है, आप आंख बंद करके उस पेशेंट के कैटरैक्ट को मैच्योर कैटरैक्ट लिख दीजिएगा.
हाँ, थोड़ा सा देख लेना टॉर्च जला के कि पर्ली वाइट भी है और ओपेक भी है कि नहीं. लेंस इज पर्ली वाइट इन कलर. नाउ रिमेंबर, ये जो ग्रेइश वाइट, ये पर्ली वाइट, ये टर्म्स ना स्टैंडर्ड टर्म्स है. अपने मन से मत बोल देना पर्ल्स नहीं अच्छे लगते, मुझे डायमंड अच्छे लगते, मैम डायमंड वाइट इन कलर. डोंट डू दैट, ठीक है. दीज आर स्टैंडर्डाइज टर्म्स. आपको ग्रेइश वाइट ही बोलना है, पर्ली वाइट ही बोलना है. Iris shadow is absent because there is no transparent clear lens now. तो iris shadow बनेगी कहाँ? Fundal glow is absent. Fourth Purkinje image is absent. What is fundal glow? I have told many times. हम जब फंडल ग्लो, अगर आप लोगों ने डरावनी मूवीज में zombies या जानवरों को देखा है रात में, तो उन लोग की आंखें लाल दिखाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो फंडल ग्लो है, ठीक है. सो फंडल ग्लो सिर्फ जानवरों में नहीं दिखती है, हम लोग में भी दिखती है. कैसे दिखती है? आप अगर किसी का प्यूपिल डायलेट कर दें और उस इंसान को डार्क कमरे में ले जाएं और आप उसके फिर प्यूपिल के थ्रू लाइट डालें, ठीक है, तो जो रेटिना कोरोइडल बेसिकली जो कोरोइडल वेसल्स हैं उनमें इतना ब्लड रहता है कि पीछे से एकदम एक इनफैक्ट मैंने जो zombies और जानवर बताया आप लोग को एग्जैक्टली पता चल गया होगा, लाल लाल, ठीक है. तो बस मूवीज आर सो इनएक्यूरेट ना, वो लोग पूरी आंख लाल दिखा देते हैं, एक्चुअली तो सिर्फ प्यूपल लाल होता है, पूरी आंख से नहीं रेड रेड दिखता है, सिर्फ प्यूपल से, ठीक है. प्यूपल आपने डायलेट कर दिया तो आपको थोड़ा और अच्छा दिखेगा. अगर पीछे से जो ये ग्लो आ रहा है और ये आपने जो लाइट डाली उसकी वजह से ग्लो आता है. दिवाली में जो हम जो पेपर के जो जलाते हैं रेड कलर के, अगर रेड हो और उसमें हम अंदर दिया जला दें तो उसकी जैसी ग्लो आती है, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो अगर हम इस रेड ग्लो के सामने कोई ओपेक चीज डाल दें तो हमें रेड ग्लो नहीं दिखेगी, ठीक है. इमेच्योर कैटरैक्ट में हम लोग को ऐसे ऐसे करके अगर वो वेज शेप्ड ओपेसिटीज आ रही हैं तो रेड फंडल ग्लो के अगेंस्ट बहुत क्लियरली ऐसे ब्लैक ब्लैक वेज शेप्ड ओपेसिटीज दिखती है, ठीक है. मैच्योर कैटरैक्ट में क्योंकि लेंस पूरा ओपेक हो गया है, हमें रेड फंडल ग्लो दिखती ही नहीं है. आप प्यूपिल डायलेट कर लीजिए, नहीं दिखेगी, ठीक है. सो दिस इज व्हाट दे मीन बाय रेड फंडल ग्लो. फोर्थ Purkinje image is absent. What are Purkinje images, right? If you look at anyone's eyes nicely, ठीक है, सो आपको उसकी आंख में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई देगा. देखिए एक दूसरे की आंख में कोई लाइट का रिफ्लेक्शन या कुछ भी ऐसा अपना रिफ्लेक्शन. देखिए चश्मा निकालिए, देखिए एक दूसरे की. तुम मत देखो, तुम रहो ऐसे देखो. अरे चश्मा तो निकालो यार, उसको तो देखने दो, उसको मन है देखने का. दिख रहा है आंख में रिफ्लेक्शन, दिखा आप लोग को? दैट इज द फर्स्ट Purkinje इमेज. आप पहली Purkinje इमेज देख रहे हैं, देखिए कितने अजीब से बच्चे हैं, बाप रे. मुझे तो लगता है ना कि मतलब तुम लोग मुझसे ज्यादा बुढ़ाऊ टाइप के हो. हम आंख में कैसे देख ले, देहाती लग गए हम लोग. अरे देखो भाई, मैं Purkinje इमेज दिखाई, देखो उसकी आंख में, दोनों देख लिया, दिखा. एनीवे, सी, if you have a bright source of light, okay, and you take a patient to a dark room, you can see 4 Purkinje images. The light that you shine in the eye is reflected back from 4 surfaces. Now let me tell you what the 4 surfaces are. Anterior surface of the cornea, posterior surface of the cornea, anterior surface of the lens, and posterior surface of the lens. Because the first 3 surfaces are convex forward, the first 3 images are erect. Because the last surface is convex backwards, the last Purkinje image is inverted. ठीक है, तो यहाँ पे mature cataract में fourth Purkinje image is absent. Why? Because कॉर्निया की फर्स्ट वाली दिखेगी, कॉर्निया की सेकंड वाली दिखेगी, ठीक है. लेंस की एंटीरियर सरफेस वाली दिखेगी, लेंस की पोस्टीरियर सरफेस वाली नहीं दिखेगी, बिकॉज नाउ द लेंस इज ओपेक. सो इफ समबडी दो फ्रैंकली नोबडी विल आस्क यू, बट अगर आपको Purkinje इमेज का इतना मैंने बता दिया, अगर आप कहीं पे घुसा के जबरदस्ती वाइवा में बोल देंगे तो इंप्रेशन अच्छा बनेगा, ठीक है. इफ यू कैन शो somehow that you know what Purkinje images are, so you can quickly, like when you say fourth Purkinje image is absent, which is found by the posterior surface of the lens, it is absent because now the lens is opaque, ठीक है. The rest 3 we can see, so that will create a very good impression.
इसके बाद मैच्योर के बाद हाइपर मैच्योर स्टेज आता है। आप लोगों को कभी कभी सिर्फ हाइपर मैच्योर स्टेज पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। सो हाइपर मैच्योर स्टेज इज ऑफ टू टाइप्स, Morganian cataract and sclerotic cataract. I have written Morganian in the exams. I see various permutation and combination of Morganian when you can't remember the term Morganian. Morgani, Morni, Morni, Kabutar, really strange. So it is Morganian, okay? Morganian में पूरा कॉर्टेक्स मिल्की फ्लूइड बन जाता है और जो न्यूक्लियस है, मिल्की फ्लूइड तो न्यूक्लियस तो हार्ड है सेंटर में, ठीक है, येलोइश टाइप का। तो न्यूक्लियस को मिल्की फ्लूइड तो सपोर्ट नहीं कर सकता, तो न्यूक्लियस सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द कैप्सुलर बैग। जो कैप्सूल है ना एंटीरियर पोस्टीरियर, वो एक बैग टाइप का बनाती है, उसमें पूरा अंदर the cortex. And when I say milky fluid, if you people, ideally you people should come in pairs of two to whenever there is OT. अपने clinical posting जब लगती है आप लोग की, 2 बच्चों को OT आना चाहिए लाइव सर्जरी देखने, ठीक है। ये दिस इज पार्ट ऑफ योर MBBS करिकुलम। तो तुम लोग तो क्लिनिक्स ही नहीं आ रहे हो तो OT क्या होगे। खैर एनीवे, तो अगर तुम OT आओ कभी तो तुम लोग देखोगे कि हम जब सर्जरी करते हैं हाइपर मैच्योर में और हम लोग निक लगाते हैं एंटीरियर कैप्सूल में, तो इमीडिएटली वो मिल्की फ्लूइड एकदम मिल्क जैसा लगता है, वो पूरा आके बाहर एंटीरियर चेंबर में फैल जाता है। इट जस्ट ऑक्लूड्स आवर विजन। तो हमें फिर सक्शन से वो पूरा मिल्की फ्लूइड निकालना पड़ता है, तब हम लेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है कि कैप्सूल कहाँ है, क्या चीज कहाँ है, ठीक है। सो दिस इज Morganian कैटरैक्ट। स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट में लेंस एकदम श्रंकन, हार्ड, फ्लैट हो जाता है, कैप्सूल बहुत थिक हो जाती है, लेदरी हो जाता है, कैप्सूल में वाइट 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 वाइट, जैसे कैप्सूल जो होती है ना, हम लोग, आई कीप टेलिंग यू कि हम एंटीरियर कैप्सूल काटते हैं, हम काटते हैं कैंची वैंची से नहीं काटते, बिकॉज हम अंदर कैंची ले जाके उसको खोल के और ऐसे बंद कर नहीं सकते, उतनी स्पेस नहीं होती है, या उतनी बड़ी हम ओपनिंग नहीं बनाते कि हम कोई सिजर्स टाइप की चीज ले जाके और कैप्सूल। और वैसे भी आप कैप्सूल यहाँ से काटेंगे, फिर आप सिजर्स को घुमाएंगे कैसे इधर काटने के लिए, अगर यहाँ छोटी सी ओपनिंग है, आप यहाँ तक काट सकते हैं, यहाँ तक, इसके बाद ऐसे कैसे काटेंगे, यू कांट डू दैट। सो बेसिकली वी जस्ट टेक अ बेंड 26G नीडल एंड आई टोल्ड यू द कैप्सूल posteriorly is only 4 microns, anterior around 14 microns, okay? We're talking in microns now. So we take a bent 26G needle and we sort of pull and we sort of tear the capsule in a round way, or we make small nicks with the needle, using the needle as a knife, and we just make these small nicks, and anyway I'll tell you during surgery. स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट में हम देखते हैं कि कैप्सूल इतनी लेदरी हो जाती है, इतनी थिकेंड हो जाती है कि हम उसको, मतलब आप 26G नीडल से भी आप उसके टिप से काट नहीं पाते हैं, एकदम कैल्शियम के डिपॉजिट वाइट वाइट दिखेंगे, एकदम हो जाती है वैसे ही, ठीक है। सो एनीवे, दिस इज हाइपर मैच्योर स्टेज, सो दिस इज इमैच्योर कैटरैक्ट एंड दिस इज मैच्योर कैटरैक्ट, ओके। यू कैन सी ग्रेइश वाइट एंड पर्ली वाइट। कौन सी आई में प्यूपल को डायलेट किया गया है? मैच्योर वाले में, ठीक है। प्यूपल इतना बड़ा होता नहीं है हमारा, है ना, इसको फार्माकोलॉजिकली डायलेट किया गया है ट्रोपिकामाइड फेनाइलेफ्रिन किसी ड्रॉप से, ठीक है। नाउ वी कम टू न्यूक्लियर कैटरैक्ट। इसमें एक ही चीज एक्सप्लेन करने वाली है, सेकेंड साइट। अब आई डोंट नो तुम लोगों को मायोपिया कितना याद है, इंडेक्स मायोपिया, बट एनीवे चलो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। सो कॉर्टिकल कैटरैक्ट वाज अफेक्टिंग द कॉर्टेक्स ऑफ द लेंस। उसमें स्टेजेस थे, इमेच्योर, मैच्योर, हाइपर मैच्योर, और इमेच्योर के भी छोटे 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 स्टेजेस थे, ठीक है। न्यूक्लियर कैटरैक्ट में somebody is talking, don't talk, last row, don't talk please. Nuclear cataract affects the nucleus of the lens which becomes sclerotic, dense and hard. मैंने बोला था न्यूक्लियर कैटरैक्ट इसलिए बनता है कि न्यू फाइबर्स आते जा रहे हैं और बीच वाले फाइबर्स प्रेस होके और हार्ड और डेंस होते जा रहे हैं। शुरू में हम इसको न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस बोलते हैं, जस्ट हार्डनिंग ऑफ द लेंस, एंड बाद में दैट process becomes more accentuated and ultimately opacity हो जाती है, ठीक है। The color may become tinted due to deposition of pigments. तो कलर थोड़ा सा येलो टाइप का, फिर ब्राउनिश, फिर ब्लैकिश ऐसे हो जाता है। Symptoms, distant vision, somebody is still talking actually. Distant vision becomes blurred, but near vision may improve initially due to development of index myopia. Anyone knows what is index myopia? Yes,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है इंक्रीज होने से? पावर बढ़ जाती है लेंस की कि घट जाती है? बढ़ जाती है। वेरी गुड। सो यू नो कि हमारा जो लेंस है, ठीक है, वो रेज को कन्वर्ज कराता है रेटिना पे, ठीक है। मायोपिया में रेज रेटिना के पहले कन्वर्ज हो रही हैं। ये दो कारण से हो सकता है। अगर हम एकदम बेसिक बात करें, या तो आपकी आई बड़ी है तो रेटिना ही थोड़ा ये तो एकदम नॉर्मल है, ये नॉर्मल जगह कन्वर्ज करा रहा है, लेकिन आपकी आई बड़ी है तो रेटिना यहाँ होने की जगह थोड़ा पीछे है, तो रेज पहले। सो दिस इज एक्सियल मायोपिया, ठीक है। या दूसरी चीज हो सकती है कि आपकी आई का कन्वर्जिंग पावर ही ज्यादा है, इसीलिए रेज पहले कन्वर्ज हो जा रही है, ठीक है। आई का कन्वर्जिंग पावर मतलब लेंस या कॉर्निया ज्यादा कर्व्ड है और उसकी वजह से रेज पहले कन्वर्ज हो जा रही हैं, ओके। इसीलिए हम जब मायोपिया का ट्रीटमेंट देते हैं तो हम डाइवर्जिंग लेंस देते हैं कि वो थोड़ा सा रेज को पहले ही डाइवर्ज कर दे, ताकि ये ज्यादा कन्वर्जेंस जो हो रहा है वो थोड़ा बाद में हो, ठीक है। इसलिए हम माइनस लेंस देते हैं ट्रीटमेंट में। ओल्ड एज में हम जब भी कोई पास का ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। पास के ऑब्जेक्ट को साफ देखने के लिए हम लोग अपने लेंस को अकोमोडेट कराते हैं। अकोमोडेट मतलब हम उसके शेप को चेंज करके और कर्व्ड करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि पास के ऑब्जेक्ट से डाइवर्जेंट रेज आती है, दूर से पैरेलल। पैरेलल रेज को हमारा लेंस अगर फोकस करा रहा है रेटिना पे, तो डाइवर्जेंट रेज को भी फोकस कराने के लिए उसका पावर ज्यादा होना चाहिए। पावर ज्यादा कैसे करते हैं हम लोग? अपने लेंस को और उसका कर्वेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है। वेरी लेमैन टर्म्स, ओके। इफ आई टीच यू प्रेसबायोपिया एवर, or I think it's already been taught then, but this is totally like very very layman terms, okay. So old age में ये अपने लेंस का शेप चेंज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। व्हाई? बिकॉज द लेंस हैज नाउ बिकम हार्ड। तो हम लोग क्योंकि लेंस का पावर नहीं बढ़ा पाते हैं, तो हम एक प्लस पावर या कन्वर्जिंग लेंस का चश्मा पहन लेते हैं। मेरे बैग में रखा हुआ है जब हमको पास का कुछ पढ़ना है। Many of you must have noticed कि your parents जब उनको मोबाइल देखना है या पास का कुछ पढ़ना है तो वो पास का चश्मा पहन लेते हैं, ठीक है। Why? Because now the lens is so hard that it cannot change its shape. So ऐसे पेशेंट में अभी लेंस लेकिन क्लियर है, वो हार्ड है लेकिन वो क्लियर है, ठीक है। ऐसे पेशेंट में जब न्यूक्लियर कैटरैक्ट डिवेलप होना शुरू होता है, तो आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि कैटरैक्ट ऐसा नहीं कि डेवलप होते एकदम से ओपेक हो जाएगा, वो ओपेसिटी धीरे धीरे आती है। शुरू में सिर्फ हार्डनिंग हो रही है, ठीक है, और डेंसिटी बढ़ रही है, डेंस हो रहा है। और तो डेंसिटी बढ़ने से लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, ओके। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इंक्रीजेस। नाउ प्लीज नो, अगर दो चीजें हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। तो सपोजिंग मैं पेशेंट हूँ, ऑल राइट, अब मैं पास का जब पढ़ना चाहती हूँ तो माई लेंस के नॉट अकोमोडेट, तो ये पास के ऑब्जेक्ट से रेज रेटिना के पीछे चली जा रही है। तो मैंने चश्मा पहन लिया, कन्वर्जिंग प्लस चश्मा, ताकि वो रेज रेटिना पे फोकस हो। एक दिन सडनली मैंने देखा, अरे चश्मा निकाल के, अरे वाह, आज तो मुझे ऐसे ही साफ दिख रहा है। इट्स नॉट बिकॉज मेरी आंख बेटर हो रही है, इट्स बिकॉज मेरे आंख में बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर कैटरैक्ट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। तो फॉर अ टेम्पररी पीरियड मुझे इंडेक्स मायोपिया हो रहा है, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, ठीक है। कन्वर्जिंग पावर लेंस की बढ़ गई है तो वो रेज रेटिना पे फोकस हो रही है। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं और हम उनको बताते हैं कि बाबा या व्हाटएवर आपको मोतियाबिंद बनना शुरू हो रहा है, सो दे हैव एक्चुअली, आई हैव हैड पेशेंट्स हु सेड, अरे हम पहले चश्मा लगा के पढ़ते थे, फिर हमने बाबा रामदेव का घी लगाया आंख में, और अब हम बिना चश्मे के पढ़ लेते हैं, और आप कह रहे हैं हमको मोतियाबिंद हो रहा है, कुछ नहीं है वो। फिर आई जस्ट टेल देम 6 महीने बाद आप आएंगे ही आएंगे मेरे पास, ठीक है, आप लगाइए अभी घी। तो वाई? बिकॉज अभी तो इंडेक्स मायोपिया की वजह से उनको साफ दिख रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे ये डेंस होते होते अल्टीमेटली ये कैटरैक्ट बन जाएगा, तब उनको दूर पास दोनों धुंधला दिखेगा।
So anyway, I took so much time to explain second sight. I hope at least even 50% of you have understood it. You will understand it better when you read myopia. Sit and read myopia and presbyopia, then you would understand it better. Okay, that is not my purview right now because I just remembered आप लोग को refractive errors पढ़ा दिए गए. So vision in nuclear cataract is worse in bright light. ये मैंने एक दिन explain किया था board पे. Bright light में हमारा pupil छोटा हो जाता है. Any central cataract, any central, it could be nuclear, it could be posterior subcapsular, it could be anterior lenticonus, anything would cause a dip in vision in bright light because pupil छोटा हो जाता है तो side से जो light जा रही थी वो भी नहीं जा पाती है. चेंजेस इन कलर परसेप्शन, पेशेंट बोलेगा कि हमको ब्लूज का अलग दिखता है बिकॉज जो लेंस का जो ट्रांसपेरेंट लेंस में उसको जैसा ब्लू दिखता था अब लेंस उसका येलो ब्राउन कलर का हो गया. फ्रैंकली ऐसा कोई पेशेंट आज तक मैंने देखा नहीं बट बुक्स में लिखा है. अल्टीमेटली बोथ नियर एंड डिस्टेंट विजन बिकम्स ब्लर्ड. सो आई क्विकली रिवाइज दिस. न्यूक्लियर कैटरैक्ट शुरू में स्क्लेरोसिस होता है और डेंस और हार्ड हो जाता है. कलर टिंट होता है. सिम्टम शुरू में डिस्टेंट विजन ब्लर्ड होता है. नियर विजन शुरू में बेटर रहता है बिकॉज ऑफ इंडेक्स मायोपिया. ठीक है. और ब्राइट लाइट में विजन कम होगा बिकॉज इट्स अ सेंट्रल कैटरैक्ट. चेंजेस इन कलर विजन हो सकते हैं बिकॉज कैटरैक्ट का कलर येलो ब्राउन ये सब रहता है. अल्टीमेटली बोथ नियर एंड डिस्टेंट विजन बिकम्स ब्लर्ड. ग्रेडिंग देखिए. Why is grading of nuclear cataract important? I told you clinically important है. हम लोग आजकल जो सर्जरी कर रहे हैं वो फेको इमल्सिफिकेशन से करते हैं. ठीक है. फेको इज अ मशीन विच वर्क्स ऑन अल्ट्रासाउंड. ओके. एंड उसमें एक प्रोब होता है जस्ट लाइक अ पेन, अ थिक पेन, और उसकी आगे एक टिप होती है विच इज ऑलमोस्ट विच इज 2.8 millimeters. ओके. So the tip is just slightly thicker than your ballpoint pen tip. और वो tip vibrate करता है at ultrasonic speed, which is 20 to 60,000 hertz. On an average आप कह सकते हैं 40,000 hertz पे vibrate करता है. See, the whole game of cataract surgery is going towards हम कितना छोटा incision करके और nucleus भी निकाल लें और lens भी डाल दें. पूरा शुरू में हम ECC करते थे, इतना बड़ा इंसिजन, इतने सारे सूचर्स, सॉरी ICC. उसके बाद ECC आया, उसके बाद SICS आया और अब फेको, और उसके बाद और पता नहीं क्या आएगा बाद में, लेजर भी आ ही गया है, फेमटो एंड ऑल दैट. ठीक है. तो फेको इज अभी सबसे एकदम छोटे से इंसिजन से आप तो कैसे क्या करते क्या है. तो फेको से दिस इज वाइब्रेटिंग, इट जस्ट चर्न्स अप द एंटायर न्यूक्लियस. ठीक है. एंड इट सक्स इट इन ऑल्सो. वो उसका पूरा हलवा बना के और उसको सक. आई विश इट वॉज दैट इजी फ्रैंकली. मतलब मैं बता रही हूँ ऐसे, तुम लोग बस एक जनरल आइडिया के लिए, पर वीडियो देखना यूट्यूब पे, थोड़ा काटना कूटना पड़ता है अंदर. बट बात यही है कि आप अंदर ले जाइए, वो उसका अंदर हलवा बना देता है और उसको सक्शन से सक कर लेता है. फिर आप निकालिए. फिर हम इसीलिए फोल्डेबल लेंस डालते हैं. वो लेंस भी एकदम फोल्ड हो जाता है और एक इंजेक्टर आता है, उस इंजेक्टर में हम डाल देते हैं लेंस को. वो इंजेक्टर भी 2.8 millimeters का होता है, उतना ही छोटा सा. उसको हम इंसिजन में डालते हैं और यहाँ से ऐसे इंजेक्ट कर देते हैं. वो लेंस अंदर जाके ऐसे करके खुल जाता है. ठीक है. You know, Ophthal is such a high-tech branch. I just love it. You all should, I mean the girls, you all should take Ophthal. It's like the coolest branch ever. We have no emergencies. Like gynae people are like, yeah. We are like, हम घर जा रहे हैं. See you tomorrow. So it's like that. Not only gynae medicine are like that, surgery and pedia तो सबसे ज़्यादा. My God. पहले जो तेज लोग होते थे वो पीडिया लेते थे, अब लोग स्मार्ट हो गए, स्किन लेते हैं. सो पीपल थिंक कि यार हम अपनी जिंदगी नरक क्यों बनाए. खैर एनीवे, जिसको पसंद है वो अलग बात है. बट आई थिंक मतलब गायनी तो खास. माय मदर इन लॉ वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड शी हैड 2 nursing homes. मेरी बहुत अच्छी रैंक आ गई पीजी में. मैं तो एकदम मतलब खौफ में चली गई. मुझे लगा सब लोग मुझ पे प्रेशर डालेंगे, गायनी ले लो, गायनी ले लो. Thankfully, she was very sweet. She just put very indirect pressure on me, so I pretended I never understood her hints. I was like, anyway. So, grade 1 is white, yellowish white. ठीक है?
एंड इट इज अ सॉफ्ट हार्ट. सो आई वाज टेलिंग यू हम ग्रेडिंग क्यों करते हैं बिफोर आई गॉट कैरिड अवे. ग्रेडिंग इसलिए करते हैं बिकॉज ये जो मैं फेको आप लोगों को बता रही थी, जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन है 40,000 हर्ट है, ये है वो है, चर्न करते हैं. जितना ज्यादा हार्ड होगा न्यूक्लियस उतना ज्यादा आपको फेको पावर यूज करना पड़ता है. उसको वी यूज द टर्म इमल्सिफिकेशन, उसको इमल्सिफाई करने के लिए. ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे तो करिए ना मैम, आप थोड़ी कर रही है, मशीन कर रही है, बढ़ा दीजिए उसका पावर. ठीक है, हम बढ़ा देते हैं. तो पावर बढ़ाने से क्या होता है, वेयर आर यू वर्किंग, सी वेयर आर यू वर्किंग, यू आर वर्किंग इन अ क्लोज चेम्बर विच इज योर एंटीरियर चेम्बर. ठीक है, आइरिस तो आपने डायलेट कर दिया, लेंस पे आप वर्क कर रहे हैं, और इधर कॉर्निया का एंडोथीलियम है. कॉर्निया में अगर मैं बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है, तो वो एंडोथीलियम है. क्यों? क्योंकि एक तो मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे कॉर्निया ही है जो मेन हमारा कन्वर्जिंग वो है, मतलब स्ट्रक्चर है आई में, है ना. 45 डायोप्टर्स, लेंस तो 15 से 18 डायोप्टर ही कन्वर्ज करता है. कॉर्निया के ट्रांसपेरेंसी के लिए वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द एंडोथीलियम. द एंडोथीलियम हैज अ पंप which continuously pumps fluid out of the cornea and keeps it at around 85% dehydrated. Okay, अगर कॉर्निया में फ्लूइड घुस जाए तो कॉर्निया तुरंत हेजी हो जाता है, ओपेक हो जाता है. ठीक है, अब ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं और जो एंडोथीलियल पंप है, वी आर बोर्न विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स which is around 4,000 cells per cubic millimeter. These cells decrease throughout life and they are never replaced. For me, the cells आप लोग के मे बी अब होंगे 35,000 cells per cubic millimeter, 3,500. मेरे probably अब 2,500 बचे हो, आई होप ज़्यादा, थोड़ा बढ़ा देते हैं. मेरे में भी 2,800 cells per cubic millimeter होंगे अभी. ठीक है, और मे बी 3,000. ठीक है, सो जब ये हीट फेको से प्रोड्यूस होती है, इट मे एंड अप डैमेजिंग दीज एंडोथीलियल सेल्स. एंड रिमेंबर, द पॉपुलेशन दैट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डील विद इज द जेरियाट्रिक पॉपुलेशन. सारे ओल्ड होते हैं लोग, तो उनके सेल्स तो हम लोग वी आर डीलिंग विद 1,500 सेल्स पर सीसी या सीएम क्यूबिक मिलीमीटर. और मिनिमम जिसके नीचे सर्जरी करनी ही नहीं चाहिए इज 800. ठीक है, तो आजकल जो दिल्ली एंड ऑल में अच्छे सेंटर्स हैं, वहां मैं देखती हूँ वो लोग स्पेक्यूलर माइक्रोस्कोपी करके और सेल्स देखते हैं कितने हैं. आपने लाख अच्छी सर्जरी की, लाख अच्छी, आपने बहुत अच्छे से निकाल के और अच्छे से फोल्डेबल बहुत हाई क्वालिटी का लेंस डाल दिया, बट यू एंडेड अप डैमेजिंग द एंडोथीलियम एंड बहुत सारे सेल्स उसमें डिस्ट्रॉय हो गए. सो रिमेंबर, द सेल्स आर नेवर रिप्लेस्ड. जो साइड के जो सेल्स होते हैं, दे एनलार्ज इन साइज टू फिल अप द गैप्स. ठीक है, तो एक अगर क्रिटिकल लेवल से सेल्स कम हो जाते हैं तो एंडोथीलियल पंप फिर कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट नहीं रख पाता है, फिर कॉर्निया हेजी हो जाती है. तो आपने लाख अच्छी सर्जरी, इसलिए क्या होता है हम जब पीजी स्टूडेंट्स को करवाते हैं तो कई बार क्योंकि उन लोग का हैंड उतना स्टेडी नहीं होता, दे एंड अप टचिंग द एंडोथीलियम इवन विद नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट. जैसे अभी मैं बोल रही थी ना, हम रेक्सेस करते हैं तो नीडल डालते हैं, तो वो नीडल से उन्होंने एक बार गलती से टच कर दिया, हमें वहां पे अगले दिन कॉर्निया हेजी मिलता है. अल्टीमेटली क्लियर हो जाता है, बट बहुत ज्यादा अगर हो गया तो डिकॉम्पेंसेशन में चला जाता है, वो कभी नहीं क्लियर होता है. ठीक है, सो वी डू नॉट वांट टू यूज too much of phaco energy, and that is why we want to grade the cataract before phaco surgery. Okay, there are other types of surgeries which we can do in very hard cataracts. Having said this, there are some very very good surgeons with very excellent machines who do phaco in black and brown cataracts also. ठीक है, but they are few and far between, not everyone. ठीक है, समटाइम्स पेशेंट्स बोलते हैं नहीं हमको फेको ही कराना है, तो दो सर्जन आई ऑलवेज टेल द पेशेंट कि आपके लिए बेटर रहेगा आप ये कराइए. ठीक है, सो मे बी आई एम सिटिंग इन अ मेडिकल कॉलेज सो आई कैन डू दैट. मे बी प्राइवेट में दे आर अंडर मोर प्रेशर कि नहीं चलो कर देते हैं, आई डोंट नो. सो ग्रेड 1 सबसे सॉफ्ट होता है, वाइट दिखेगा. कैसा दिखता है, आप स्लिट लैम्प पे सेक्शन बना सकते हैं. स्लिट लैम्प में क्या होता है, हम लाइट ऐसे करके फेंकते हैं तो एक तरह का ऑप्टिकल सेक्शन जैसे हम देख सकते हैं लेंस के सारे लेयर्स. ठीक है, तो आपको पूरा लेंस ऐसे ब्लैक दिखेगा क्योंकि उससे लाइट चली गई और बीच में आपको व्हाइटिश सा उसका न्यूक्लियस दिखेगा.
अगर येलो हो रहा है तो ग्रेड 2 हो गया, एम्बर मीन्स ऑरेंजिश टाइप का हो रहा है, ग्रेड 3 हो गया, ब्राउन हो गया, दिस इज हार्ड, ग्रेड 4, एंड ब्लैक इज रॉक हार्ड, ठीक है, ग्रेड 5. So please remember the grading, you will be asked in exams. What is the management of cataract? So there is no treatment that can really restore the coagulated proteins. बहुत मतलब इस तरह के ड्रॉप्स और एंड यू नो यू रीड अ लॉट ऑफ क्लेम्स कि ये वो इनफैक्ट oh my god, I can't tell this story, I don't have the time, but I'll please remind me of this story of Dr. Basu and what he used to do. Matlab he was like, he was so rich. नहीं नहीं, मैं अगली बार बता दूंगी, अब अभी तो टाइम नहीं. he was so rich, he had a palatial वो, और उनके इतने मैंने पेशेंट्स देखे हैं ना, सबको जब तक लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा नहीं हो जाए, कितने मतलब लोग चंट होते हैं. खैर एनीवे, सो बेसिकली आप इतना जान लीजिए कि कैटरैक्ट को हम रिवर्स नहीं कर सकते. सीधी सी बात है, सफेद बाल हो गए, आप उसको काला नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कि मतलब जड़ से काला, ऐसे तो रंग के कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, ठीक है. सो हम शुरू में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मिड्रियाटिक मतलब थोड़ा डायलेट कर दो अगर सेंट्रल कैटरैक्ट है, ये है वो है, ठीक है, बट फ्रैंकली कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है. सर्जिकल ट्रीटमेंट, इंडिकेशंस फॉर सर्जरी. आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बोलेंगे मेरा पेशेंट ये वो ब्ला ब्ला खूब बोलेंगे, अपेरेंटली ऑल राइट नाउ, फिंगर काउंट इमेच्योर, आइरिस शैडो प्रेजेंट, खूब बोलेंगे आप लोग, खूब बोलेंगे. फिर आपसे एग्जामिनर एक पूछेगा, सर्जरी इसका करेंगे? यस मैम. कर देंगे इतने में सर्जरी, कितना विजन था? 618 में करेंगे सर्जरी. अब आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने कभी ये पूछा ही नहीं, हमने बताया ही नहीं कि 618 में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो आपका जवाब होना चाहिए कि when the patient cannot carry out his routine daily activities, we will operate. Now see, this is a very good sentence. Why? अगर मैं एक बाबा हूं जो भैंस चराता हूं, मेरी routine daily activities requires me to be able to see a 300 kilo large black animal, which I will continue to see till my vision is probably finger count at 5 meters or something like that. ठीक है, मुझे भैंस तो दिखी जाएगी, ठीक है, तो मैं अपनी सर्जरी डिफर कर सकती हूँ. नाउ आई एम एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और a neurosurgeon or a watchmaker or a jeweler. I need extremely fine vision. So probably I would want to get operated at 612, 618 vision. ठीक है. So you say that when the patient, teacher, a ledger maker, you know, कोई रिकॉर्ड उनको रखना है, शॉप में ही वर्क कर रहे हैं, बट उन कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे, हमको नहीं दिख रहा है. सो यू विल ऑपरेट. सो विजन ही है रीजन ऑपरेट करने का. उसके अलावा आप और इंडिकेशंस बता सकते हैं, ऑप्टिकल इंडिकेशंस के, मेडिकल इंडिकेशन. अगर कैटरैक्ट की वजह से, सपोजिंग एक पेशेंट को, मैं एग्जांपल आप लोग को बता रही हूँ, आपसे जानना चाह रही हूँ, वो वाला गैंग जो है ना लड़कियों का, मुझे लग रहा है सो रहा है, आप लोग से मैं जानना चाह रही हूँ. सपोजिंग एक पेशेंट है, उसको कैटरैक्ट है, ठीक है, इमेच्योर या इमेच्योर भी नहीं, मैच्योर कैटरैक्ट है, ठीक है, और हमने जब देखा तो उसका प्यूपिलरी रिएक्शन नॉर्मल नहीं है, और बाद में पता चला कि हमको पुराना परिचय मिल गया, जब उसको कैटरैक्ट नहीं बना था तो किसी ने उसका फंडस देखा था, उसको दोनों आंख में ऑप्टिक अट्रोफी है, ठीक है. फिर कोई बात कर रहा है, ऑप्टिक अट्रोफी मतलब कि यहाँ से सिग्नल जा ही नहीं रहा ब्रेन तक, मतलब आंख में विजुअल पोटेंशियल नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है. अब जब उसमें विजन है ही नहीं, लेकिन आप अगर ऑपरेट करेंगे तो आप पेशेंट को क्या बोलेंगे? कि आप अच्छे डॉक्टर जैसे बोलेंगे कि ऐसा है बाबा या अम्मा जी, आपकी आंख में दोनों नस सूख चुकी है, कभी किसी दवा से हरी नहीं हो सकती है, मोतियाबिंद तो पक गया है, लेकिन इसको ऑपरेट करने से कोई नजर नहीं आएगी, आप घर जाइए, ये जो पैसा है इससे अपनी बहू के लिए झुमका खरीद लीजिएगा, या आप अम्मा करा लीजिए, आशा पे तो दुनिया टिकी है, क्या मालूम भगवान क्या, करा लीजिए और आप अपनी फीस लेके और कर दीजिए.
So this girl sitting here in the blush top, what would you do? Ethical question. You will not do the no, no, in this case if it is not required, so she will not do the surgery. पढ़ ही लो मैंने क्या लिखा है. Anyone else from this group? This boy in the light green t-shirt, he reminds me of an SR I used to have. What's your name? Your face is so similar to him. He was slightly slimmer, slightly, but your face is, every time I look, I'm reminded of my SR. What's your name? है? जय शुभ. ओके, बताओ बेटा, करोगे सर्जरी कि नहीं करोगे? नहीं करोगे, ठीक है. ऑल एथिकल पीपल हियर. दक्ष, करोगे? बैठ जाओ बेटा. तुम ये भी नहीं करेगा. कोई करेगा सर्जरी? मैं तो करूंगी, मैं तो बता रही हूं, मैं तो करूंगी. कोई और करेगा? यार इतने खौफ से मुझे देख रहे हैं. तुम करोगे सर्जरी? Yes. What about you? All the ophthalmologists will operate. And we all can't be unethical, है ना? I'm definitely not unethical. We will operate. Why? Because I told you it's a mature cataract. Mature cataract जब hyper mature हो जाता है तो उसमें लेंस की वजह से लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा हो जाता है. हम जब उनको एक्सप्लेन करते हैं तो हम बोलते हैं आपका मोतिया पक गया, ये आंख के अंदर फट सकता है, फटने से आंख में बहुत दर्द होगा, काला पानी हो जाएगा. काला पानी इज अनदर टर्म फॉर ग्लोकोमा. एंड फटना इज नॉट रियली फटना, इट्स लाइक फेको द लेंस प्रोटीन लीक्स एंड इट ब्लॉक्स द ट्रैबिकल एंड पूरी आंख रेड एंड ऑल दैट. वी अल्टीमेटली हैव टू ऑपरेट. सो इट इज वाइड गिव दैट पेशेंट दैट कॉम्प्लिकेशन एंड देन ऑपरेट नाउ. बट वी टेल द पेशेंट हम आपको ऑपरेशन कर रहे हैं कि आंख में पका मोतिया रखना नहीं चाहिए. तो आप ऑपरेशन इसलिए नहीं करा रही अम्मा जी कि आपकी नजर बढ़ेगी, आपकी नजर नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको बाद में आंख में लाली और दर्द ना हो इसीलिए हम ऑपरेशन करेंगे. नॉट बिकॉज ऑफ दिस. राइट? ओके, इज दैट ऑल राइट? यू अग्री विद मी नाउ? नाउ यू विल ऑपरेट. दक्ष, यू विल ऑपरेट नाउ. गुड. सो अगर कैटरैक्ट की वजह से फेकोलाइटिक या फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा हो रहा है तो आप ऑपरेट करेंगे, या कोई विट्रियोरेटिनल डिजीजेस हैं पीछे जैसे डायबिटिक. हैज बूढ़ी काकी रिटर्न टुडे? बिकॉज शी वाज एब्सेंट फॉर माय सेकंड क्लास. आई न्यू इट, बट शी इज बैक टुडे. रिटर्न ऑफ बूढ़ी काकी. सो अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, प्लीज नो, है ना, डायबिटिक रेटिनोपैथी में रेटिना में ब्लड स्पॉट्स आ जाते हैं और लीकिंग ब्लड वेसल्स रहते हैं जिनको हम लेजर डाल के और उनको कोएगुलेट करके रोक देते हैं. तो आप लेजर डाल नहीं सकते अगर सामने इतना बड़ा सा कैटरैक्ट है, तो आप कैटरैक्ट निकालेंगे. बट एनीवे द मेन इंडिकेशन इज so anyway we'll quickly go over the pre-operative evaluation. It is mainly हम प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन किसी भी सर्जरी के पहले इसलिए करते हैं, पहली चीज हम जो सर्जरी करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं, पहली चीज. दूसरी चीज, पेशेंट को कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. ठीक है, यही दो चीजें. जैसे कि हम प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में पेशेंट का फंडस देखेंगे, पेशेंट का स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करके आंख देखेंगे, क्योंकि हमको देखना है उसकी आंख में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि हम उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी है और उसका विजन आएगा नहीं और हमने देखा नहीं और हमने कैटरैक्ट सर्जरी कर दी, अब पेशेंट हमसे लड़ रहा है नजर तो आई नहीं, पैसा वापस करिए, आपने नजर तो आई नहीं. अगर आपने पहले देख लिया है और आपने बता दिया है देखिए आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, देखिए आपको पहले से ग्लोकोमा है, देखिए आपको कॉर्नियल ओपेसिटी है, देखिए आपको कुछ और है ना, तो जिसकी वजह से आपकी पूरी नजर आने की संभावना थोड़ी कम है. जितनी नजर मोतियाबिंद से जा रही है आ जाएगी, जितनी किसी और बीमारी से जा रही है वो नहीं आएगी. ये आप पहले बता देंगे तो कोई पेशेंट कभी नहीं लड़ता है. ठीक है, सो एक तो ये रीजन है. दूसरा है, is the patient fit to be taken for surgery? and remember ये मैं अभी ऑफ्थैल के लिए बता रही हूँ, हम लोग तो सारा कुछ लोकल एनेस्थीसिया में जनरली कर देते हैं. जब आप सर्जरी और ये सब पढ़ेंगे
तो उसमें तो पूरा प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, ठीक है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में होता है। पेशेंट का हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, आई में भी नहीं होना चाहिए। हाइपरटेंसिव है, आप जैसे ही इंसिजन लगाएंगे एक्सपल्सिव हिमरेज हो सकता है, कोरोइडल हिमरेज हो सकता है, ठीक है। पेशेंट को डायबिटिक नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है सर्जरी के बाद आंख में, ठीक है, बहुत सारी चीजें। So anyway, mainly done to detect any local or systemic pathology that can adversely affect the outcome, affect the management, please don't talk, and to prevent pre, intra and post-operative complications. To prevent these complications, we will do. IOL power is also calculated preoperatively. Now today, since I have only 5 minutes left, instead of the preoperative evaluation, I will just tell you about somebody is talking. I will mark the whole batch absent. मैं 3 बजे तक पढ़ाऊंगी और हम लोग चले जाएंगे. Don't talk. So IOL power calculation. हम जब लेंस निकालते हैं तो हम कोई भी लेंस आंख में नहीं डाल देते हैं, हम उस इंसान की आंख के हिसाब से IOL कैलकुलेट करते हैं, IOL का पावर, और तब डालते हैं। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हम लेते हैं IOL पावर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो एक तो हो गया एक्सियल लेंथ, किसी की आंख छोटी है किसी की बड़ी है तो फोकल पॉइंट उसी हिसाब से बदल जाएगा। एंड रिमेंबर हम लोग आई में ना मिलीमीटर्स माइक्रोमीटर्स में बात करते हैं। 1 मिलीमीटर से 3 डायोप्टर का मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। 1 मिलीमीटर रेटिना आगे पीछे हो, अब इमेजिन करो 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है, ठीक है। सो हम सबसे पहले एक्सियल लेंथ, दूसरा कॉर्निया का क्या कर्वेचर है, क्योंकि कॉर्निया भी कन्वर्ज करा रहा है तो हम कॉर्निया का कर्वेचर भी लेते हैं। सो द IOL power calculation formula is SRK. Girls, you can remember like Shah Rukh Khan, but for your exams, please remember Sanders, Retzlaff and Kraft formula. Are you supposed to know the full form? Yes. You will be asked and you are supposed to know. I have actually heard an examiner tell a student, हाँ किस फॉर्मूला से, मैम SRK फॉर्मूला, व्हाट्स द फुल फॉर्म, मैम आई डोंट नो। तो बोलती हैं देन व्हाट शुड यू शुड नो, नॉट नो देन आई शुड नो। बड़े मतलब खराब से उन्होंने बोला। सो प्लीज नो सैंडर्स, रेट्सलैफ एंड क्राफ्ट फॉर्मूला, ठीक है। द पावर ऑफ द IOL इज इक्वल टू A minus 2.5 L minus 0.9 K. A minus 2.5 L minus 0.9 K. where P, ये लिख लीजिए आप लोग, P is the implant power, P is the implant power, L is axial length of the eye in millimeters, axial length of the eye in millimeters, K is the average corneal power in diopters, K, and A is a constant that depends on the type of IOL, ठीक है। बहुत सारे न्यू अब फॉर्मूलाज आ गए, ये हेगीज एंड ऑल, इनमें ना हम लोग अब एंटीरियर चेम्बर डेप्थ भी मेजर करने लगे हैं, लेंस का थिकनेस भी हॉलिडे 2 में मेजर करने लगे हैं, वाइट 2, बहुत सारी चीजें। और तो बेसिकली आप लोग के लिए इतना बहुत है। नाउ आई एम गिविंग यू अ सम, जल्दी सॉल्व करो। कैलकुलेट द IOL पावर इन दिस स्टैंडर्ड आई। मैं आप लोग को स्टैंडर्ड मेजरमेंट दे रही हूँ। हर इंसान का स्टैंडर्ड मेजरमेंट मतलब अगर एकदम आइडियल आई है तो आइडियल आई में एक्सियल लेंथ कितना होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ 24, वेरी गुड। तो L ले लीजिए आप लोग 24। स्टैंडर्ड आई में कॉर्नियल पावर इन डायोप्टर्स कितना होता है, तुम लोग चलो फॉर ईज, ऐसे तो 43 to 45 होता है, आप लोग फॉर ईज 45 ले लीजिए कैलकुलेशन के ईज के लिए, ठीक है। और A जो है, A आप लोग ले लीजिए 118, 118. You can take out your mobile phones. Let me see who can calculate and tell me the IOL power. Bodmas शायद, I don't know. कर लिया किसी ने? A is 118 minus 2.5 into 24 minus 0.9 into 45. बताओ भाई किसने किया? कितना? 71.5.
कितना 17.5 आ रहा है। सो रिमेंबर 17.5 थोड़ा सा मायोपिक साइड हो गया है ना, हम लोग जनरली लेंस 20-21 का डालते हैं, थोड़ा सा मायोपिक हो गया। तो आप लोग 45 थोड़ा ज्यादा हो गया, मे बी हम 43 भी लें तो कम आ जाएगा। 43 से कोई कैलकुलेट करके बताएगा? 54 64